लेकर वैज्ञानिक अमिता गुप्ता ने जताई चिंता। विश्व में जब तक सभी को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक कोई सुरक्षित नहीं। आतंक पर रक्षा मंत्री सिंह की हुंकार, बोले बाहर से हम पर निशाना साधा तो भारत सीमा पार करने से नहीं हिचकेगा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर बढ़ी राजनीति। पीएम मोदी के कार्यक्रम में नहीं चाहते कोई विघ्न। अमरावती से निर्दलीय सांसद ने चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में हुए शामिल। मोहन मरकाम, फूलो देवी नेताम भी रही मौजूद। और इंदौर कलेक्टर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। कलेक्टर मनीष हुए भावुक। दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक अमिता गुप्ता ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन की असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक विश्व में हर एक इंसान को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक कोई सुरक्षित नहीं है। जहां भारत में लगभग 3% लोगों को ही बूस्टर डोज लगाया गया है, वहीं 56 ऐसे देश हैं जिनकी 10% आबादी को भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाओं के बाहर से देश पर निशाना साधने वाले आतंकियों से निपटने के लिए भारत सीमा पार करने से भी नहीं हिचकेगा और बताया कि सरकार देश से आतंकवाद खत्म करने पर काम कर रही है। भारत यह संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि नाना ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद नवनीत राणा की बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में शिव सैनिक सुबह से ही डटे हैं। हालांकि दिन भर के हंगामे के बाद बडनेर सीट से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने एक बयान जारी कर कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी मुंबई आ रहे हैं और हम उनके कार्यक्रम में किसी तरह का विघ्न नहीं चाहते हैं, इसलिए मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने के अपने फैसले को वापस लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे और राजीव भवन में आयोजित मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों की बैठकों में शामिल हुए। इस दौरान मोहन मरकाम, फूलो देवी नेताम भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया प्रदेश समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगी। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित दिया गया, जिसे पाकर कलेक्टर भावुक हो गए। कलेक्टर ने कहा यह सम्मान सभी इंदौर वासियों का है, क्योंकि इंदौर वासियों के सहयोग से ही ये सम्मान हमें मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह सम्मान कलेक्टर को मिला है। जो सर्टिफिकेट और प्रशस्ति पत्र जो स्क्रॉल बोलते हैं उसमें टीम को दिया गया है। पूरा बॉडीज़ के नाम में भले एक अलग से किसी अधिकारी या मेरा नाम हो उसमें, पर टीम को एक दिया गया क्योंकि ये बहुत बृहद कार्य था ये, और पूरी टीम को इसमें केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से सम्मानित किया गया है। सर, ये ग्रामीण क्षेत्र का भी इसमें सहयोग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की प्रेजेंटेशन में रखा गया, परिषदों का हम लोगों ने दिया था, उसको देखा गया था। और हमारे यहाँ गौतमपुरा, बेटमा, इन सब ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें। हाथों ने भी अच्छा काम किया है, तो उनका सबका हम लोगों ने बतलाया था उनको। और वहाँ भी जो इसमें 3rd राउंड ऑफ स्क्रीनिंग में जो वर्चुअल टूल किया था इन लोगों ने, तो उसमें शहर इंदौर के साथ साथ ग्रामीण के भी जो नगर परिषद है इसका भी वर्चुअल टूल किया था इन लोगों ने। बालाघाट जिला के मुख्यालय पर जिले के सभी पंचायत सचिवों को
ट्रेनर मास्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे पंचायत सचिव कंप्यूटर चलाने में सक्षम बन सकेंगे। आपको बता दें कि पंचायत सचिव ऑनलाइन काम के लिए प्राइवेट साइबर कैफे पर निर्भर रहते थे। इसी को देखते हुए सचिवों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे सचिव अपना काम खुद कर सकें। जी, मैं किशोर धन्यवाद, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नाहरवानी। यहाँ ई दक्ष केंद्र में मास्टर ट्रेनर के रूप में हमारे जिला डाटा मैनेजर श्री सतीश सूर्यवंशी जी के साथ उपस्थित हूँ। ये बहुत गर्व का विषय है। हमारे पूरे ग्राम पंचायत सचिवों में यह गर्व के रूप में देखा जा रहा है कि जिला डाटा मैनेजर जी के साथ, जबकि मतलब अपने बालाघाट जिले में NIC के प्रोग्रामर जैसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी जिला डाटा मैनेजर जी के साथ मुझे यहाँ पर मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया है। यहाँ पर हम लोग 20 तारीख से 26 तारीख तक पंचायत सचिवों को, जिले भर पंचायत सचिवों को मतलब तकनीकी रूप से दक्षता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कराधान संबंधी उपरांत पोर्टल पर एंट्री, पंचायत दर्पण पर पोर्टल पर एंट्री, ई ग्राम स्वराज में विभिन्न प्रकार के भुगतानों को करना और उनका नियमन करना, इसके अलावा अन्य सभी पोर्टल पर कार्य करना, मनरेगा पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट देखना, ये सारी चीज़ों का ज्ञान पंचायत सचिवों को प्रदान कर रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर पंचायत सचिवों के पहले पंचायत समन्वय अधिकारियों एवं ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारियों की भी ट्रेनिंग यहाँ पर 3 दिन पहले हुई है। उसमें भी रुपेश कुमार इवने जी एवं मेरे द्वारा यहाँ पर उनको प्रशिक्षित किया गया है। राजधानी रायपुर के शांति सरोवर में 24 अप्रैल को अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे, जिसका उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। वहीं सम्मेलन के बाद निःशुल्क राजयोग शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। वर्तमान समय समाज में जो बदलते हुए परिवेश हैं, एक चैलेंज के रूप से प्रशासकों के आगे अनेक बातें आती हैं। तो प्रशासक अपनी बात को भी ठीक से कर सकें और उसके साथ साथ अपनी मानसिक शक्ति को भी कम ना कर सकें, उसके लिए उनको जो बल चाहिए वो है प्रशासन का आध्यात्मिक सशक्तिकरण। और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए हमने ये कार्यक्रम शांति सरोवर में रखा है। राजधानी रायपुर में बीते 45 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बता दें कि कर्मचारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीएम हाउस मिलने जा रहे थे। इसी दौरान कर्मचारियों को रोककर लाठीचार्ज कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने भूपेश सरकार पर तंज कसा है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं अनियमित विद्युत कर्मचारी, जिन्हें कल आश्वासन मिला था कि रात 10:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलेंगे। इसी उम्मीद और इसी आस में इन्होंने पूरे रात जगकर उम्मीद में काटी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमसे मिलने आएंगे, हमको बुलाएंगे और नहीं तो कोई संबंधित अधिकारी भेजे हमारी बात सुनने के लिए। मगर ये भूपेश बघेल जो है अपने कहे हुए बात से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अनियमित कर्मचारी थे, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि सारे कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। देखिए, 10 मार्च से संविदा विद्युत कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए थे। डंगनिया बिजली ऑफिस का भी घेराव इनके द्वारा 2-3 बार किया गया था और 10 मार्च से धरना स्थल पर बैठने के बाद ये लोग अलग अलग अवसरों पर 2 से 3 बार विधानसभा का घेराव और 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव इनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रास्ते में रोका गया था कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। इसके बाद इनके द्वारा अलग अलग और आयोजन किए थे। इस तरीके से इनके द्वारा कम से कम 6 से 7 बार आवागमन को बाधित किया गया था, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कल दिनांक 22 को इनके द्वारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री निवास के घेराव का आयोजन किया गया था
और घेराव के लिए रवाना हुए थे, जिनको स्मार्ट सिटी के पास पुलिस के द्वारा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रोका गया। उनको यहाँ पे समझाइश दी गई और ये समझाइश को नहीं माने और ये जिद करके वहाँ पे सड़क पे बैठ गए और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे से लगातार बैठे हुए थे। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने आज जिस तरीके से व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार रहता है, अभिव्यक्ति की जो आजादी होती है, उसको जिस तरीके से दंडात्मक कार्यवाही करके कुचलने का प्रयास किया, ये नवयुवक विद्युत संविदा कर्मचारी लड़के जो 45-50 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं 2 सूत्री मांगों को लेकर, जो पारंपरिक रूप से नियम था पिछली सरकार के अंदर में कि 2 वर्ष के बाद इनको नियुक्ति किया जाए, इनको रेगुलर किया जाए, और जो लोगों के घर तक बिजली पहुंचाते हैं, ऐसे सेवा करते करते जिनकी मृत्यु होगी, एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की सरकार से और उन पर लाठीचार्ज करके अपनी असफलता को छुपाने की, अपनी धर्मात्मक कार्य को सामने लाकर जो व्यवहार किया है, इसका जीता जादव कारण है कि सरकार अपनी कमजोरी से, अपनी असफलता से कितनी डरती है। वह शायद अन्याय है। हम न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे भूपेश सरकार के लिए, लेकिन हमारे साथ अन्याय किया गया। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को कर रहे थे सीएम साहब से मिलने के लिए, बस हम समय मांग रहे थे कि हमको सीएम साहब से मिलने का अवसर दीजिए, क्योंकि हम 68 दिन हो चुका है, हमारे बच्चे, हमारे बीवी भूखे प्यासे, हमारे परिवार, तो यही मांग कर रहे थे सीएम साहब से हमको जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारी मांग कंप्लीट है। लेकिन पूरा मामला राजधानी रायपुर का है, जहां संविदा कर्मचारियों ने 45 दिनों से अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जब वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाउस जा रहे थे, सीएम हाउस मिलने जा रहे थे, तभी पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज किया। मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता नवेज अहमद खान। नवेज, प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला बता दूं आपको। राजधानी रायपुर में अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर संविदा विद्युत कर्मचारी पिछले 45 दिनों से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आज सुबह विद्युत कर्मचारी सीएम हाउस घेरने को निकले थे, जिन्हें बूढ़ा तालाब धरना स्थल के पास में ही पुलिस द्वारा रोका गया और वह विद्युत कर्मचारी उग्र आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कुछ विद्युत कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, किसी को हाथ में, किसी को पैर में और किसी के सर फूटे हैं। ऐसा क्या कारण था नवेज कि पुलिस ने संविदा कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया? जी देखिए, कारण निकलकर सामने यह आ रहा है कि पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई कि विद्युत संविदा कर्मचारी उग्र आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने एक साथ नहीं, कुछ टुकड़ियों में कन्वर्ट होकर सीएम हाउस घेराव करने निकल रहे थे, जिन्हें कंट्रोल में करने के लिए, मतलब उन पे दबाव बनाने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि संविदा कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर इनकी मांगे क्या है और सरकार 45 दिनों से इनकी मांगे क्यों नहीं सुन रही है? बता दूं आपको, विद्युत कर्मचारियों की 2 सूत्री मांग है, जो कि पहली मांग है रिक्त पदों पर कंपनी में कार्यरत विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दी जाए, और दूसरी मांग यह है विद्युत कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में शहीद संविदा कर्मियों को परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। यह इनकी विद्युत संविदा कर्मचारियों की 2 सूत्री मांग है, जिस पर ये लगातार विद्युत कर्मचारी शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसपे सरकार लगातार इन पे ध्यान नहीं दे रही है। आखिरकार शासन प्रशासन जो है इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है? कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये कि संविदा कर्मचारी लगातार अपनी मांग तो कर रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा इनकी मांगों पे कुछ रुझान आ नहीं रहा है, कुछ सरकार इस पे अमल में नहीं ला रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं जब पूछा जा रहा है तो इस पूरे मामले को घुमाया जा रहा है। इस पर संविदा कर्मचारियों का क्या कहना है नवेश? संविदा कर्मचारियों का यह कहना है, वो सिर्फ अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है इस चीजों से, और उनका कहना है कि
हम पिछले 45 दिनों से इस मांगों को, अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही है। हम सरकार से यही चाहते हैं, उनका ये कहना है कि सरकार से वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए, ताकि वो उनका जो पूरा काम और ड्यूटी हर चीज प्रभावित है आंदोलन करने की वजह से। उनके बीवी बच्चों को भी कहीं ना कहीं भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो उनका सीधा ये कहना है राज्य शासन से कि उनकी मांगों को सुना जाए और उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाए, और जो दूसरी मांग है उस पे भी संज्ञान ले सरकार, ऐसा वो चाहते हैं और उन्हें नियमित किया जाए, ऐसी उनकी मांग है। और ये चाहते हैं वो कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांग सुने, ताकि वो धरना प्रदर्शन छोड़कर अपने कार्य में वापस आए। नवेज, मामले पर सरकार का क्या कहना है? मामले पर सरकार का कहना है कि उनसे बात की जा रही है, उनके बारे में संज्ञान लिया जा रहा है, और आगे ऐसा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि आगे जल्दी कुछ इस पे किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवेज। सिवनी मालवा तहसील में तोल कांटों में फेर बदल कर अधिक अनाज तोले जाने का मामला सामने आया है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि खरीदी केंद्रों पर गेहूं और चना का उपार्जन कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्लेट कांटों द्वारा तुलाई की जा रही है। किसानों की कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कल मैं चना बेचने गया तो मेरी ट्राली में 60 से 65 किलो चना का अंतर आया तुलाई में। जो प्लेट कांटे पे वजन कम बताया, हाथ तुलाई कांटे से करवाई, उसके बाद उसमें 65 किलो का अंतर आया चने में। सर, मैंने यूरिया लेने के लिए सोसाइटी गया था, तो सोसाइटी वालों ने ये परमिट काटा था मेरा यूरिया के लिए, जिसका आज तक मेरे को ना तो यूरिया मिला और ये कर्ज मेरे माथे पर टोप दिया इन लोगों ने। जो कि मैंने कल चना बेचा, उसका बिल बनवाया तो उसमें मेरा पैसा भी कट गया। तोल कांटे पे अभी चना उपार्जन केंद्रों पे जो तोल कांटे चल रहे हैं और गेहूं उपार्जन जो तोल कांटे चल रहे हैं, इसका विधिवत जांच होनी चाहिए। कल एक किसान अपने हरिओम लोबंसी जी हैं, इन्होंने झकलाय समिति में जो उपार्जन केंद्र दिया गया है वेयर हाउस, उस पर कांटे पर तोल कराया और उसके बाद में एक सेकंड और दूसरी जगह कांटे पे तोल कराया, तो वहाँ लगभग अंतर आ रहा था। तो उनकी समिति ने उनको संतुष्ट करते हुए उसकी तुलाई जो है 50 किलो के कांटे से कराई। अब इस सारी प्रक्रिया में 60 किलो के आसपास का अंतर आ रहा है चने में, और इनने 3 ट्रॉली अनाज डाला है। समिति ने 1.5 कुंटल का लिख के दिया कि आपका 1.5 कुंटल अनाज इस पे बढ़ा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरज शर्मा, खबर भारत से संवाददाता। धीरज, तोल कांटों में फेर बदलकर अधिक अनाज तोले जाने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? मैडम, मामला ये है कि भारतीय किसान यूनियन ने एक ज्ञापन दिया था सर में कि तोल कांटे की मतलब जांच की जाए। उसमें से क्या हो रहा है मैडम, जो 50 किलो तोला जाता है तो उसमें से मतलब थोड़ा सा मारा जाता है। खरीदी केंद्रों पर गेहूं और चना का उपार्जन काम किया जा रहा है धीरज। जी मैडम, कहना चाहूँगा मैडम, क्या है कि गेहूं का ऊपर भुगतान किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर डोलरिया पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। बता दें कि बैतूल इटारसी मार्ग पर हाल में सुखतवा पुल टूटने की वजह से प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था, जिसके चलते नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी रातवाड़ा के पास केले का ट्रक ऑटो पर पलट गया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर डोलरिया पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी,
जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। बता दें कि बैतूल इटारसी मार्ग पर हाल में सुखतवा पुल टूटने के वजह से प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था, जिसके चलते नर्मदापुरम हरदा मार्ग पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी रातवाड़ा के पास केले का ट्रक ऑटो पर पलट गया था, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। अक्षय कुमार की फिल्म जोकर की तरह एक मामला सामने आया है, जहां 200 लोगों की जिंदगियां बीच मझधार में अटकी हुई है। लिहाजा 200 परिवार को ना तो रतलाम जिला अपना आबादी मानता है और ना ही मंदसौर जिला अपना आबादी मानता है। बता दें कि मंदसौर के 200 लोग रतलाम सीमा में निवास करते हैं, जिनकी पहचान मंदसौर की है, लेकिन घर का स्वामित्व कहीं का भी नहीं है, जिसको लेकर प्रशासन उनकी जमीन को अवैध अतिक्रमण मान रहा है, जिस पर वहां के रहवासियों ने प्रशासन से घर के स्वामित्व और मुआवजे की मांग की है। दिक्कत ये आ रही है, कोई बोल रहे हैं कि रतलाम जिले, कोई बोल रहे हैं कि मंदसौर जिले, अब कोई बोल रहे हैं कि घर पड़ रहे हैं, तो अब तो जमीन गिरवे रख के तो खेती मकान बनाए। अच्छा, ये समस्या आ रही है। ये समस्या आ रही, अब नहीं तो खेती नहीं घर, कैसे क्या करें। कई बार बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति आती है और ऐसा लगभग जहाँ जहाँ पर अन्य राज्यों की सीमाएं प्राप्त होती है, संलग्न होती है, और इसी के साथ साथ में जिले की सीमाएं भी एक दूसरे को कहीं पे संलग्न होती है। वैसे स्थानों पर यह कठिनाई आती है। मैंने दोनों बातें इसलिए कही है कि हमारा गांव के लोग यहाँ मिट्टी आ गए, यहाँ बसे हुए हैं। कितने ऐसे मकान हैं? मकान 70-75 मकान हो गए। कितने परिवार निवास करते हैं? परिवार तो 300-400 हो गए, नहीं करीब 300। इतने लोग निवास करते हैं। आप कितने समय पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे आप लोग? हम तो आ गए 2006 में। किस कारण? 2006 में गाँव में पानी घुस रहा था, इसलिए किस कारण से, हाँ, बाढ़ की वजह से गाँव में सुविधा नहीं, आसपास नाला बहता है। झावरा तहसील जिला रतलाम में है और जो सीहोर पंचायत है वो मंदसौर ज़िले में आती है। तो वहाँ पर मामला ऐसा है कि कुछ लोग जो वहाँ के वोटर्स हैं सीहोर के, और उनके पास सभी दस्तावेज सीहोर के हैं, उन्हें कुछ लोगों को पीएम आवास का लाभ भी सीहोर पंचायत से मिला हुआ है। लेकिन जो राजस्व नक्शा के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो काबिज हैं वो बोरवनी तहसील की ज़मीन पर काबिज हैं। तो चूँकि उनको शायद खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।